दोस्तों, इन साइड में मुज़फ़्फ़र मैं कुछ जानने जाऊँ इस्लामाबाद के अंदर मची हुई है हलचल, क्योंकि इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर एक खबर की इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गूंज है और इस खबर का ताल्लुक जनाब इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में होने वाली एक मुलाकात से है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज़्यादा करीब समझे जाने वाली एक शख्सियत ने चुप चुपीते यानी कल्ले गड्डी ड्राइव करते हुए विदाउट एनी प्रोटोकॉल जनाब वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में गए हैं। और डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझी जाने वाली शख्सियत, ये इसको आप इस्टेब्लिशमेंट का एक सियासी चेहरा भी कह सकते हैं, उन्होंने जाकर जनाब सऊदी एम्बेसी में सऊदी सफ़ीर के साथ मुलाकात की है। अहम तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि ये मुलाकात जो कि 1 on 1 थी, यानी सऊदी सफ़ीर मौजूद थे और वो सियासी शख्सियत जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझी जाती हैं वो मौजूद थी, और इन दोनों शख्सियात के दरमियान तकरीबन 1 घंटे तक जो है वो तबादला ख्याल हुआ। और उसके बाद जो शहर है इस्लामाबाद है, शहर इक़्तिदार है, वो जनाब तरह तरह की चहमगोइयों की जद में है। किसी का ये मानना है कि जनाब ये मुलाकात इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील तय कराने की कोशिश है। किसी का ये मानना है कि जनाब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम यानी डॉक्टर साले का पाकिस्तान आना इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब किसी न किसी लेवल पर आइस मेल्टिंग हो रही है और जनाब इमाम मस्जिद जो हैं उनका पाकिस्तान आना सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कोई पैगाम है जो वो लेके आए हैं, और उस पैगाम की रोशनी के अंदर ये मुलाकातें हैं। गर्ज के तरह तरह की अफवाहें या तरह तरह की जो खबरें हैं वो इस सारी सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा जो जिसने ना इस्लामाबाद को एकदम से अपनी लपेट में ले लिया है, इस तरह की सिचुएशन हो रही है। इस सूरत हाल में सवाल है कि जनाब ये मुलाकात क्यों हुई और इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला, क्योंकि यही दो अहम तरीन सवाल है। और हालिया दिनों में इमरान खान साहब की तरफ से पै दर पै की जाने वाली पेशकशें जिसके जरिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को राम करने की कोशिश की, बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। इस हवाले से ये बात भी सामने आई है कि इमरान खान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की जो भी कोशिश हुई थी वो बजरिया अली अमीन गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं उनके जरिए हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब की इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले दीगर लोगों के साथ मुलाकात हुई, जबकि हालिया दिनों में अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद में जब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे उस वक्त भी अली अमीन गंडापुर साहब की मोहसिन नकवी साहब जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं उनसे मुलाकातों की खबरें भी गर्म रही। और उसी हवाले से ये वाली चीज़ें भी सामने आई कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो नरम गोशा एकदम डेवलप हुआ है वो इन्हीं मुलाकातों और इन्हीं राब्तों के नतीजे में डेवलप हुआ है। और फिर कुछ खबरों की तस्दीक भी हुई कि जनाब ये राब्ते रूबते हुए हैं, और फिर ये बात भी सामने आई कि इमरान खान साहब से 12 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाया गया। ये जो 12 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड था उसको तो देखते ही इस्टेब्लिशमेंट के जनाब पता नहीं केड़े केड़े फरिश्ते उठ गए, क्योंकि अगर इन 12 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड को तस्लीम कर लिया जाता तो इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर आप समझे कि एक ऐसी ताकतवर शख्सियत के तौर पर उभर के सामने आते जो अदलिया को भी मिलिया मेट कर देता, जो इस्टेब्लिशमेंट को भी मिलिया मेट कर देता। और ख़ास तौर पर इस चार्टर ऑफ डिमांड के जो पहले 3 नकात थे उन्हीं को देखकर इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की तरफ से भेजे जाने वाले इस मोहब्बतनामे के ऊपर कांटा फेर दिया और अली अमीन गंडापुर साहब को आगाह कर दिया कि जनाब आपके साथ तो किसी तरह की कोई मेल मुलाकात कम से कम इन नकात की रोशनी में नहीं हो सकती। इमरान खान साहब की तरफ से पेश किए जाने वाले चार्टर ऑफ डिमांड का पहला नुक्ता था कि मौजूदा हुकूमत को घर भेजकर मेरा मैंडेट जो कि 180 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, जनरल नशिस्तें, ये मुझे वापस किया जाए। दूसरा कि अगर आपने पहले वाले नुक्ते के ऊपर अमल दरामद नहीं करना तो पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर नए इंतखाबात करा दिए जाए। और तीसरा नुक्ता यह था कि मेरे ऊपर तमाम मुकदमात को ख़त्म करा दिया जाए और मेरे जो वज़ीर आज़म बनने में किसी तरह की कोई रुकावट को क्रिएट ना किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक मौजूदा सूरत हाल में इन मुतालबात को तस्लीम करना किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं। फिर यह खबरें भी सामने आती रही कि जनाब इमरान खान साहब के इन मुतालबात को मंजूर ना किए जाने पर इमरान खान साहब की तरफ से सख्त रिजेंटमेंट भी सामने
आई है और इमरान खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात को एक दफ़ा फिर क्लोज करके दोबारा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव फाइल के ऊपर से मिट्टी मुट्टी झाड़कर दोबारा उन्होंने जो फाइल है उसको टेबल पर रख लिया है। और उसके बाद फिर जिब्रान इलियास साहब ना सिर्फ एक्टिव होते हैं बल्कि वो स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पर एक नए बयानिए को तश्कील देने की कोशिश करते हैं। अब इस सारे सिनेरियो में एक जानिब अदालती महाज गर्म है, एक जानिब सियासी महाज के ऊपर इमरान खान साहब मुसलसल पेशकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरा नुक्ता बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इमरान खान साहब को इस वक्त सिस्टम के अंदर से भी सपोर्ट मिल रही है। इस हवाले से ये इंकशाफ भी सामने आया था कि इमरान खान साहब जेल में होने के बावजूद भी ना सिर्फ मुसलसल बाखबर हैं बल्कि वो मुख्तलिफ लोगों के साथ बराह रास्त राब्ते में जो है वो हैं। और वो राब्ता यकीनी तौर पर आजकल के दौर के अंदर मोबाइल डिवाइसेस के अलावा मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान साहब का किसी से राब्ता इसके बगैर यानी सीना गजट के जरिए हो या पर्चियां लिख के दिया जाए। इस मौजूदा हालात में इस बात की गुंजाइश नहीं बनती। लिहाजा इन इतलात के बाद अडयाला जेल के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप भी किया गया, कुछ लोगों को निकाला भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये खबर भी गर्म है कि इमरान खान साहब आज भी मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते में हैं, जिनमें जनरल फैज हमीद अब भी टॉप ऑफ द लिस्ट मौजूद हैं। लिहाजा ये जो इस वक्त जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसके अंदर हम माजी की इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा अदालती या सियासी किरदारों की इन्वॉल्वमेंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लिहाजा इस सिनेरियो के अंदर ये मुलाकात ने बहुत ही ज्यादा जो अहमियत है वो हासिल की। अब अगर आप गौर करें तो परसों कन्वेंशन सेंटर के अंदर एक तकरीब हुई थी और उस तकरीब के अंदर जनाब आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने खिताब भी किया था और उन्होंने अपने इस खिताब में वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया था कि इंतशार पसंद कुव्वतें और पाकिस्तान में फसाद फैलाने वालों के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई होगी। अब फसाद एक तो फितना अल ख्वारिज की तरफ से भी है और उसके साथ साथ यानी पॉलिटिकल एक्टर्स और नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स इन दोनों के ताउन से भी हो सकता है और ये दोनों अलग अलग रहकर भी फसाद की सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। लिहाजा इस फसाद का सद्देबाब इस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो है आईएमएफ का दबाव और आईएमएफ के दबाव के ऊपर से लिए जाने वाले इकदाम और इस सब के बावजूद जो इकोनॉमी का क्राइसिस है उसका मजीद गहरा होना और मुख्तलिफ यकीन दहानियों के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट का अभी पाकिस्तान में ना आना और इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में ना आने को ताबीर किया जा रहा है पॉलिटिकल क्राइसिस से। लिहाजा ये बात भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी है तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो कम हो और सियासी इस्तेहकाम डेवलप हो। लिहाजा इन्वेस्टमेंट आएगी। मौजूदा सूरत हाल में IMF के साथ प्रोग्राम में जाने के लिए ये शर्त भी मौजूद है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना से जो $12 बिलियन के लिए डिपॉजिट्स हासिल किए हैं, जो कर्ज लिया हुआ है, वो $12 बिलियन को अगले 3 साल के लिए रोल ओवर किया जाए और इसकी यकीन दहानी इन राइटिंग जो है वो IMF को देनी है। लिहाजा सऊदी अरब से जब तक ये इन राइटिंग कॉन्सेंट नहीं आएगी कि हम ये जो $3 बिलियन सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $4 बिलियन पाकिस्तान को दिए हुए हैं, ये सऊदी अरेबिया अगले 3 बरस यानी जब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है इस बात का मुतालबा नहीं करेगा कि जनाब ये हमारे डॉलर एथेराक यानी हमारे पैसे, हमारा जो डिपॉजिट है हमें वापस किया जाए। और इसी तरह की यकीन दहानी UAE और जनाब चाइना से चाहिए। और ये जो मुलाकात जिसके हवाले से मैंने आपको गुफ्तगू के आगाज में बताया था, जिसको तरह तरह के मानी पहनाए जा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर इसी मकसद के लिए थे। मोहसिन नकवी साहब जो कि वफाकी वजीर दाखिला है और इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी समझे जाते हैं, उनकी मुलाकात थी सऊदी सफ़ीर के साथ सऊदी एम्बेसी में और इस मुलाकात का बुनियादी
जो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो बुनियादी महवर था वो यही था कि किस तरीके से पाकिस्तान को इकोनॉमिक मेस से निकाला जा सकता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की हामी भरी हुई है, जिसमें गवादर के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया का, और उसके हवाले से $12 बिलियन की सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में ही सऊदी अरेबिया रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर $7 बिलियन इन्वेस्ट करने का इरादा रखता है। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग के शोबे में भी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता है, और उसके लिए पाकिस्तान ने ऑलरेडी ना सिर्फ अब तक तकरीबन कोई 1.5 लाख एकड़ अराजी पर कॉर्पोरेट फार्मिंग का आगाज कर दिया है, बल्कि इस साल के इख्तिताम तक मजीद 2 लाख एकड़ जमीन पर कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए उसको रेडी भी किया जाएगा और वहां से प्रोडक्शन के अमल का आगाज भी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मजमूई तौर पर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में तकरीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन उसके लिए ये जो हक दो तहरीक या बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा की एक मूवमेंट चल रही है, वहां पर अमन को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर कोई पॉलिटिकल इशू है उसको पॉलिटिकली एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि अगर बलूचिस्तान के अंदर, सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर सऊदी अरेबिया $19 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है, $12 बिलियन ऑयल रिफाइनरी के लिए और $7 बिलियन रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो ये $19 बिलियन को सऊदी अरेबिया हवा में नहीं छोड़ सकता, ऐसी सिचुएशन में नहीं रख सकता जहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट मौजूद हो, और इस पॉलिटिकल अनरेस्ट की मौजूदगी के अंदर जो $19 बिलियन दांव पर लग जाए, इस बात की तो किसी तौर पर कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका मतमे नजर ये होता है कि वो उसके अगेंस्ट प्रॉफिट टेकिंग करेगा। $19 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के नतीजे में सऊदी अरब $50 बिलियन का प्रॉफिट लेगा, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। लिहाजा जो इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए पाकिस्तान में अमनो अमान का होना जरूरी है। बतौर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ज्यादा कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो सऊदी अरब को इन तमाम अमूर के ऊपर कायल भी कर सके और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी भी कर सके। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब की ये जो मुलाकात है, उसके नतीजे में सऊदी अरब को इन वादों पर अमल दरामद करने के लिए कायल करने की कोशिश भी की गई है। अलबत्ता जो ब्रेक थ्रू है इस मीटिंग का वो ये है कि सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के लिए जो डिपॉजिट अमाउंट दी थी उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड करने यानी रोल ओवर करने पर आमादगी जाहिर कर दी है, और इस हवाले से इस बात को भी इंश्योर कर दिया गया है कि IMF को इस हवाले से यानी ये जो अमाउंट थी रोल ओवर करने के लिए जो कॉन्सेंट लेटर है वो भी जमा करा दिया जाएगा, ताकि इस महीने के आखिर तक जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है उसके अंदर पाकिस्तान को इस कर्ज की या इस प्रोग्राम की मंजूरी मिल सके और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सके। अलबत्ता ये बात अहमियत की हामिल है कि बलूचिस्तान इस वक्त सेंटर ऑफ कंसर्न है, और इस सेंटर ऑफ कंसर्न को एड्रेस करना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब को लूप में लेकर करने जा रहे हैं, जो इस सारे अमल को ना सिर्फ आगे लेके चलेगा बल्कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अगर अब बलूचिस्तान में मौजूद जो इस वक्त हकूक़ के लिए जो जदोजहद की जा रही है उन्होंने भी अगर अपनी स्टेटेड पोजीशन से ज़रा सी लचक दिखाकर पॉलिटिकल कुव्वतों को काम करने का मौका दिया तो बलूचिस्तान के अंदर एक वसी कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, और उस कंसेंसस के नतीजे में, उस पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो एक खुशहाली का दौर है वो भी आएगा, और उसके नतीजे में बलूचिस्तान के एहसास महरूमी को भी कम करने में मदद मिलेगी। और इस हवाले के से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल कुव्वतें ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब मुतहरक होते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।